Now we start variation of electronegativity in a group and period. So variation of electronegativity in group from top to bottom, electronegativity will be decrease. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. And if left to right, if you go from left to right, then electronegativity will be decrease. Sorry, increase. Lithium, sodium, lithium, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में किसका होता है? फ्लोरीन का. और सबसे लोएस्ट किसका होता है? सीजियम का. सबसे लोएस्ट जो होता है वो सीजियम का होता है. हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है. और मैं आपको याद करवाया था फोन कॉल, FONCl, सबसे ज्यादा फोन FON का, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन. तो फोन कॉल याद रखना, सबसे ज्यादा फोन कॉल का होता है. सबसे लोएस्ट सीजियम का होता है. सीजियम का होता है 0.7. तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, जिसका वैल्यू होता है, फ्लोरीन का जो वैल्यू होता है वो 4 होता है. और इसमें जो क्लोरीन का जो वैल्यू दिया है ऑक्सीजन का 3.5 दिया हुआ है. थोड़ा सा डिफर मिलता है इधर उधर. और सबसे लास्ट, सबसे कम जो होता है वो सीजियम का होता है 0.7. ठीक है. और नोबेल गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. तो इसका जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए ये जो ऑक्टेट, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होता है. इसीलिए बोला जाता है कि इनर्ट गैस इज प्लेस्ड बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. ग्रुप नंबर 18 जो होता है 17 और 18 के बीच में होता है. 17 और 1 के बीच में होता है. ग्रुप नंबर 18 जो होता है वो 17, फिर 18, फिर अगर मैं स्टार्ट करूं तो 1, यानी 18 जो होता है वो 17 और 1 के बीच में होता है. इसका मतलब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अल्कली मेटल लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अगर मैं बात करूं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का तो हेलोजन, और लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का अल्कली मेटल. तो इनर्ट गैस इज प्लेस्ड बिटवीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन बिटवीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये स्टेटमेंट कभी कभी पूछा जाता है, तो बी केयरफुल. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. ओके. उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आर यूज्ड टू नो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड. ये भी बता दिया था मैं आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है उसको देख के हम नेचर ऑफ बॉन्डिंग डिसाइड करते हैं. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, दो एटम्स के बीच का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है, जैसे मान लो हमने लिया सीजियम फ्लोराइड, अब सीजियम का होता है 0.4 और फ्लोरीन का होता है 4, तो डेल्टा EN कितना आ गया? 4 माइनस 0.7, ये आ गया 3.3. तो ये क्या है? डेल्टा EN अगर ग्रेटर देन 1.7 है तो आयनिक, उसमें आयनिक बॉन्ड होगा. 100% तो नहीं होगा, बट आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. तो हम ये बोल देते हैं कि डेल्टा EN इज ग्रेटर देन 1.7, देन आयनिक. डेल्टा EN इज लेस देन 1.7, देन कोवैलेंट. ठीक है. अगर डेल्टा EN इज 1.7, देन 50% आयनिक कैरेक्टर और 50% कोवैलेंट कैरेक्टर. अगर डेल्टा EN अगर 0 आ गया, डेल्टा EN इक्वल टू 0 आ गया, तो सोच लो इसमें 100% क्या है? कोवैलेंट है. जैसे Cl2, क्लोरीन और क्लोरीन, इसमें डेल्टा EN कितना आएगा? 0. तो इसमें 100% कोवैलेंट है. अगर डेल्टा EN 0 आ गया तो 100% कोवैलेंट होगा. बरोबर है. तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है कि EN के वैल्यूज हम उसकी कोवैलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर 50-50% या 100% कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में हम डिसीजन लेते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आर यूजफुल इन राइटिंग फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड.
बिल्कुल सही बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो वैल्यू होता है उसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो मान लो NaCl है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले लिखा जाता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में लिखा जाता है। जैसे मान लो H2O है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में। वाटर लिखा हमने, मान लो NaCl लिखा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में। KCl लिखा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में। KF लिखा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में। बरोबर है? कोई भी देख लो, HCl अगर हमने लिखा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में। NO लिखा लेस पहले मोर बाद में। NO2 लिखा लेस पहले मोर बाद में। H2SO4 लेस पहले मोर बाद में। तो कहने का मतलब है एक फॉर्मूला को लिखने के लिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले लिखा जाता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का बाद में लिखा जाता है। और नाम पहले किसका लिया जाएगा? जैसे यहां में लेना है नाम NaCl तो सोडियम क्लोराइड है, पहले लेस का नाम लिया जाता तब मोर का। पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको तो खैर इसको ऐसे बोल सकते हैं डाई हाइड्रोजन सल्फर टेट्रा ऑक्साइड, इसको तो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो कहने का मतलब है अगर हम बाइनरी का नाम ले तो पहले हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का नाम पहले लेते हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का नाम बाद में लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हम आयनिक कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर और 50-50% आयनिक और कोवैलेंट कैरेक्टर का हम डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये 100% ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है हम जानने का। आयनिक के इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे हम एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। लेस फॉर्मूला कहने का मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले लिखा जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में लिखा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आर यूजफुल टू प्रिडिक्ट नेचर ऑफ एलिमेंट, मेटल है कि नॉन मेटल है। बिल्कुल सही बोल रहा है। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि उसका वो मेटल है कि नॉन मेटल है। और मेटल के लिए हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल के लिए क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना ज्यादा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा हो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। यानी हम अगर हम तीसरा बारे में बात करें कि नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट के बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें नॉलेज देता है। कैसे? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहा तो हम बोलते हैं मेटल है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहा तो हम बोलते हैं नॉन मेटल है। बरोबर है क्या? अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहना मतलब उल्टा अगर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? ज्यादा होता है। अब नॉन मेटल का जो डिफिनेशन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे होता है। अगर हम बात करें फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ये सब नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ज्यादा होता है। फोन कॉल। अगर हम बात करें मेटल का, सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, जिंक का, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होता है? कम होता है। इसलिए हम नेचर ऑफ एलिमेंट को भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके लिए अगर एक पैसेज दिया जाए, एक क्वेश्चन दिया जाए जिसमें सब कुछ बना कर दिया जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या क्या बताता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें आयनिक कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में हमें बताता है। आईसी और सीसी लिख दिया मैंने, आयनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें यह बताता है कि एक फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाए। तो फॉर्मूला का मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले लिखा जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले लिखा जाता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में लिखा जाता है। ठीक है, और क्या बताता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी बताता है नेचर ऑफ एलिमेंट्स, यानी मेटल और नॉन मेटल के बारे में भी जानकारी देता है। मेटल और नॉन मेटल, खासकर नॉन मेटल के बारे में देगा कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका नॉन मेटल के बारे में हमें जानकारी देगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ये सब चीजें बताता है। और भी चीजें बताएगा, पोलरिटी के बारे में बताएगा कि कौन पोलर है। ठीक है,
तो फोर्थ वन पोलर और नॉन पोलर के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं। पोलर और नॉन पोलर के बारे में हमें जानकारी देता है, तो पोलर और नॉन पोलर के बारे में हमें जानकारी देता हो, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन हम देख रहे हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी में मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ एच एटम और double the number of oxygen atom that can be combined with one atom of the that element. वैलेंसी, अब तुम वैलेंसी का जो पहले डिफिनेशन पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे? वैलेंसी का मतलब तुम पहले पढ़ते थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुआ है, बराबर है क्या? एक वैलेंसी के बारे में आप क्या जानते थे पहले कि एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होता है। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि एक वैलेंसी का रियल मीनिंग क्या बोल रहा है, तो वो जो और भी हम मीनिंग जानेंगे, बट हम यहां तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट से वैलेंसी को रिलेट कर रहे हैं। अब ध्यान देना, वैलेंसी हमारा टॉपिक है वैलेंसी। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 1 का, तो ग्रुप नंबर 1 का ह ली ना के रब से फरियाद, यहां पर आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आउटर सेल में यहां मैं लिख रहा हूं आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आउटर सेल में यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और वैलेंसी किसको बोलेंगे? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना लूज गेन और शेयर करता है, यही तो हम जानते हैं ना। टू कंप्लीट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू लूज और गेन डेट कंप्लीट देयर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है। तो यहां पर कितना लूज करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो यहां इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो करेगा 1 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस केस में वैलेंस जो हो गया वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया और वैलेंसी भी 1 हो गया। चलो ग्रुप नंबर 2 में लेते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब यहां पर आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना लूज करता है? 2। यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। मैं अब लिखता जाऊंगा। अब ग्रुप नंबर आ जाओ 13 पे, डी ब्लॉक हटा दो, ग्रुप नंबर 13 पे आ जाओ। अब तुम्हें अब इतना पेपर दिए तब समझ में आ गया होगा कि डी ब्लॉक अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। अगर तुम्हें रेडियस पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज्यादा एस और पी से पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना। अब ग्रुप नंबर 13 में बैंगन आलू गाजर इन थैला, मैं लास्ट वाला नहीं लिख रहा हूं। अब यहां पर आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? 3 लूज कर देगा। और यहां शेयर भी होता है। अब यहां से शेयरिंग स्टार्ट हो गया। यहां तक लूज होता था, यहां भी तुम्हें अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग में लेके जाऊंगा तो यहां भी एक शेयर करता है बेरिलियम, वो बाद में बातें करेंगे हम। तो ये लूज 3 करता है और ये लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। बोरॉन का तुमसे पूछ दिया जाए अभी के टाइम में कि वैलेंसी कितना होता है, मैक्सिमम वैलेंसी, तो मैं जिस चीज को स्टार लिख रहा हूं उसको अलग से लिखूंगा। मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का जो मैक्सिमम वैलेंसी होता है वो होता है 6। अब तुम बोलोगे सर 6 कहां से हो जाएगा? तो देखो यहां पे एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2, हालांकि इसको मैं डिस्कस करूंगा केमिकल बॉन्डिंग में। अब मान लो तुम्हें अगर मैं बोलूं AlCl3 तो तुम क्या बोलोगे? कोवैलेंट है कि आयनिक है? AlCl3 ये AlCl3 क्या है? कोवैलेंट है कि आयनिक है? AlCl3 क्या है? कोवैलेंट है आयनिक है? अंचल आयनिक नहीं है, कोवैलेंट है। तुम्हें लग रहा हो कि लॉस गेन होता है, यहां लॉस गेन नहीं, वहां शेयरिंग होता है। ये कोवैलेंट है। AlF3 आयनिक है। तो ये हम आयनिक के केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे कौन क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब यहां पर अपना 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? शेयर किया है। इलेक्ट्रॉन जो है अल्युमिनियम अपने आउटर सेल का 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यही 3 इलेक्ट्रॉन है इसका। अब देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है,
और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर यही 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहा है, कौन वाला, ये 2 और एक 3। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी भी पेयर वाला इलेक्ट्रॉन शेयर में नहीं आता है, तो पेयर में नहीं जाएगा तो ये ग्राउंड स्टेट में है, तो ये जंपिंग करेगा। अब ये मत बोलना कि सर एंटी क्लॉक से क्लॉक वाइज कैसे चला गया, हमें नहीं मालूम था वो एंटी था कि क्लॉक था, हमने जंपिंग करा दी, इसको जंपिंग बोलते हैं, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। यही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये तो कर लेगा। अब मान लो Cl है, Cl है, Cl है। अब सोचो शेयरिंग होने के बाद क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ गया? शेयरिंग होने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मिला? 6 इलेक्ट्रॉन मिला, 2 4 6, इसका 6 इलेक्ट्रॉन मिला, ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। फिर 3 तुम कैसे बोल रहे हो लूज और गेन करके? क्या ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ ना इसका, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन आ गया शेयरिंग के बाद, और तुम लूज करके ऐसा बोल रहे थे 2 8 3। सर लूज कर दो 3, यहाँ लूज नहीं है, यहाँ शेयर है, हमें जानना पड़ेगा। तो शेयर होने के बाद भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ, तो नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो ऑक्टेट रूल यहाँ फेल हो जाता है, यहाँ ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। ये सब सारे चीजें हम आगे बताएंगे, बरोबर है क्या? अब होता है क्या, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में आता है ये पेयर हो जाता है, अब इसके पास एक खाली रह जाता है, और यहाँ पर एक डी भी है जो खाली है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन भरे नहीं है। तो यहाँ डी भी खाली हमें नजर नहीं आता है, लेकिन एक्चुअल में खाली है। तो एक 3p खाली है और 3d खाली है। अब क्या होता है, जब सामने वाला अपना लोन पेयर डोनेट करके इसको देता है, तो ये इसके पास रहने के लिए खाली जगह होते हैं, और इस लोन पेयर को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में रख पाता है। तो 3 शेयरिंग के वजह से तुम बोल रहे थे इसका वैलेंसी 3 है, शेयरिंग के वजह से तुम बोल रहे थे वैलेंसी 3 है, लेकिन इसके पास खाली होने की वजह से ये खाली है, ये खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। इस खाली के वजह से सामने वाला अगर लोन पेयर देगा, जैसे मान लो क्लोरीन ही है, क्लोरीन इसको लोन पेयर देगा अपना, तो ये ले लेगा। ये सब सीखेंगे हम कोवैलेंट केमिकल बॉन्डिंग में, ये ले लेगा। अब बोलोगे सर ये भी खाली और ले लेगा, अब नहीं ले पाएगा। पूछो क्यों? एक तो अरे कोई वेट उठाने तक उठाएगा ना, या छोटा बच्चा को 50 किलो लाद दोगे तो बैठ जाएगा वो लेके 50 kg। अब ये सामने वाला लोन पे दे रहा था, तो लेने भर ये लेगा, बहुत ज्यादा ले लेगा तो खुद क्या हो जाएगा, रिपल्सन क्रिएट कर देगा। सर बोलोगे तो 1 2 3 4 5 6, इतना 6 खाली है और 3 6 3 9 बोल दो सर वैलेंसी इसका। नहीं, कोई चीज वेट अपने कैपेबिलिटी के अनुसार से कोई लेता है, ये नहीं कि हम पे 5 क्विंटल ला के रख दो तो मैं तो बैठ जाऊंगा यहीं पे। तो इसको बाहर वाला जब देगा तो ये 3 को देगा, बाकी सब खाली नहीं, बाकी को एक्सेप्ट ही नहीं करे, बोलेगा मैं हो गया मेरा, आगे मैं नहीं लूंगा, मेरा जितना मेरे पास कैपेबिलिटी था ले। हाँ बोलेगा खाली है मेरे पास, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है मेरे को लेने के लिए, अब मैं नहीं ले सकता आगे। तो कहने का मतलब है ये 3 ऑर्बिटल से ले सकता है, और ये 3 ऑर्बिटल्स में शेयरिंग कर सकता है। इस तरह से उसका 6 ऑर्बिटल शेयरिंग में जाता है, और वहीं पर होता है AlCl6 और यहाँ -3, ये भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, अब यहां पर इसका वैलेंसी 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सब चीजें मैं बस यहां पर तुम्हें बता दे रहा हूं कि क्या हुआ है, वैलेंसी से बहुत कुछ अलग अलग लेना देना होता है। तो कहने का मतलब फाइनल लाइन अब ध्यान दो, इसको अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना याद रखना है कि अल्युमिनियम का मैक्सिमम वैलेंसी 6 होता है। 3 मत बोल, मैक्सिमम नाम लेते ही 3 मत नाम ले लेना। अब ये जुड़ा हुआ केमिकल बॉन्डिंग से, तो केमिकल बॉन्डिंग आएगा तो और थोड़ा क्लियर होगा। बाकी का भी होगा 6 हो सकता है, बोरॉन का नहीं होगा, बोरॉन का नहीं होगा। अरे पेज नंबर ये जो बता रहा हूँ उसका पेज नंबर का नहीं है, मैं एक नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, मतलब कंसेप्ट बातें कर रहा हूँ, कंसेप्चुअली बातें कर रहा हूँ। उस पे लिखा होगा वो, बट वो उसका नहीं बातें कर रहा हूँ। वो सब आदत हटा दो कि कहाँ से हमने पढ़ाया, जो पढ़ाया उसको दिमाग में रखो। ये कंसेप्चुअली बातें कर रहा हूँ वैलेंसी से रिलेटेड। तो बोरॉन, अब सर बोलोगे सर बोरॉन के पास ऐसा 6 क्यों नहीं है? अरे बोरॉन का साइज छोटा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ना, बैठ जाएगा वो। तो अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको रखने के लिए जगह भी होना चाहिए, और उतना इलेक्ट्रॉन हो कैपेबिलिटी भी होना चाहिए कि रख पाए। तो ये सब चीजें केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे, ध्यान रखना। एल्युमिनियम का 6 होता है। अब चलो ग्रुप नंबर 14 पे। यहाँ ये मत बोल देना कि अल्युमिनियम का अगर मैक्सिमम नाम लेके आए
तो बोल देना 6 होता है, 3 मत बोलना। कार्बन का कहे शिव जी सुनो पार्वती। अब इसके पास आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। अब कार्बन तो तुम जानते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है ना, जैसे CH4 में। अब CH4 में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, बराबर के सब सिखाएंगे तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में कैसे बनता है। CH4 में 4, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, शेयर हुए हैं। अब सोचो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों हो गया, क्यों कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लूज किया? अरे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने में इसकी हालत खराब हो जाएगी। IE1 IE2 IE3 IE4। अब सोचो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस 4 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन गेन करेगा। अब 4 लूज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, फिर बॉन्ड बनाएगा, तो जितना लूज नहीं किया उससे ज्यादा क्या हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। मेरे जितना इनकम नहीं उससे ज्यादा खर्चा हो जा रहा है मेरा, तो क्या मैं स्टेबल हो पाऊंगा? अगर ये बॉन्ड बना रहा है और बॉन्ड बनाने के बाद 50 किलो जूल रिलीज कर रहा है, अब बोल रहा है कि हम बॉन्ड बनाने के पहले मेरे को तोड़ो, ऐसे लेके आओ, तो इसमें 100 किलो जूल दो, तो क्या कभी सही हो पाएगा? हम ज्यादा चाहते हैं क्या, रिलीज होना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शेयरिंग, 4 इलेक्ट्रॉन आते आते शेयरिंग क्यों होने लग गया? मेरा क्वेश्चन ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन आते आते शेयरिंग क्यों होने लग गया? तो तुम आयनेशन एनर्जी अच्छे से पढ़ चुके हो, तो ज्यादा से ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन 1 लूज करता है, 2 लूज करता है, क्योंकि उसमें एनर्जी देना पड़ता है, बराबर है क्या? 3 आते आते शेयरिंग स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए वो लॉस 2 ही में मैक्सिमम में ही दोनों लॉस करते हैं। 3 आते आते वो शेयरिंग स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए अल्युमिनियम शेयरिंग करके ज्यादा बॉन्ड बनाता है। AlCl3 या BF3 अगर नाम लो, अगर मैं इसका कंपाउंड का नाम लूं, तुम बोलोगे सर BF3 में कौन सा बॉन्ड बनता है, या बोरॉन में फ्लोरीन में आयनिक बॉन्ड बनेगा? नहीं, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। सर BCl3 में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने लगता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तुम जब आयनेशन एनर्जी पढ़ लिए, तो आयनेशन एनर्जी में देखते हो ना कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, सेकंड फर्स्ट से ज्यादा होता है, थर्ड सेकंड से ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, वो गेन करने लगता है, सॉरी एनर्जी और गेन करने लगता है, तो उसको एनर्जी और देना पड़ जाएगा। तो एक रिएक्शन कराने में जब वो बॉन्ड बनाएगा तो जितना लूज नहीं करेगा उतना तो हम पहले एनर्जी उसको दे दिए, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल नहीं बन पाएगा। इसीलिए लूज ज्यादा 1 और 2 करता है, इसीलिए ग्रुप नंबर 1 और 2 ज्यादा आयनिक बनाते हैं, बाकी कोवैलेंट बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास लूज कर तो सकता है लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा ले लेगा। तो जो काम हम करने गए जितना एनर्जी रिलीज नहीं हुआ सब तो ज्यादा हमें देना पड़ गया, तो हम काम क्यों करेंगे? तो उस केस में शेयरिंग स्टार्ट हो जाता है, और शेयरिंग में एनर्जी कम लगता है, इसीलिए वहां शेयरिंग होता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि 3 इलेक्ट्रॉन वाला एल्युमिनियम शेयर क्यों कर दिया, क्यों नहीं लूज किया, तो तुम्हारा आंसर यही होना चाहिए कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने में उसको एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है, इसीलिए शेयरिंग करने में उसको एनर्जी कम लगता है, इसलिए AG प्रोसेस से जाना चाहता है ताकि वो कम से कम एनर्जी में अपना बॉन्ड क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो ये हमारा शेयरिंग की वजह से होता है, ये यहाँ पर शेयरिंग होता है। कार्बन इसलिए 4 बॉन्ड शेयर करता है, 4 लूज नहीं करता है। कहीं भी अगर लोगे ना, तुम यहां भी अगर लोगे CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ठीक है, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, कभी लेके सूंघना नहीं इसको, सूंघने के बाद फिर ये क्लोरोफॉर्म है, तो इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कहने का मतलब यहां आते आते 4 बॉन्ड शेयरिंग होने लगता है, तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता है, तो हमारा जो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 हो जाएगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 लूज के वजह से नहीं हुआ है, 4 शेयर के वजह से हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर में हुए हैं, बराबर क्या? तो कोवैलेंट यहां शेयरिंग होता है। तो ये सब चीजें हम केमिकल बॉन्डिंग बात करेंगे। अब बात करें हम सिलिकॉन का, तो मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन अगर आपसे पूछा जाता है आप बोलोगे 6 होता है, और फिर ये भी कहानी है उसी के तरह, इसमें भी खाली जगह है। सर कार्बन का क्यों नहीं, कार्बन में खाली जगह नहीं होता है, ये सब मैं तुम्हें दिखाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में। अब हम बात करें ग्रुप नंबर 15 का, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। अब यहां पर अगर हम बात करें आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में 5, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 3। लेकिन क्या नाइट्रोजन हमेशा गेन ही करेगा? नाइट्रोजन ज्यादा ज्यादा शेयर करता है। NH3 में आयनिक नहीं है, NH3 में शेयरिंग हुआ है, अमोनिया में शेयर हुआ है, PCl3 में शेयर हुआ है,
ये मोस्टली जो होता है शेयरिंग कर लेते हैं, लूज बहुत कम ही होता है, क्योंकि लूज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। अब इस केस में लेकिन तुमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ इस ग्रुप का कोई भी, अगर नाइट्रोजन का ही पूछ लिया जाए तो नाइट्रोजन का तुम 3 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? 5। मैक्सिमम वैलेंसी जो होता है वो 5 होता है, और तुम बोलोगे सर 5 कैसे? 5 थोड़े ना, तो देखो कैसे 5 होगा। नाइट्रोजन का आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन देखो कैसे हो जाएगा, HNO3। अगर मैं बॉन्ड बना दूं HNO3 का, तो ये बॉन्ड कुछ ऐसा बनता है, अब इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब देखो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में आ गया, इसीलिए इसका कोवैलेंसी 5 मान लिया जाता है, सॉरी इसका वैलेंसी 5 मान लिया जाता है। तो मैक्सिमम नाम लेगा तो तुम 5 बोलोगे, कोई भी ग्रुप का, फास्फोरस का ही बोलेगा तो 5 ही नाम लेंगे हम। इसका मतलब तुम्हें एक चीज और मैं बता दूं, एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं, यहां तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। x इक्वल टू क्या आ गया? +5, यानी उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर देगा। कहीं भी, इसका ही नहीं, कहीं भी उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। HNO3 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का +5 होता है, इसलिए मैक्सिमम वैलेंसी 5 होगा, कहीं 3 मत लिख देना। तो ये थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट कर लेना। तो अब आते हैं, बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो फ्लोरीन ऑलवेज -1 होता है, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन फीमेल, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 2। अब ये जो है ऑक्सीजन, ये मैक्सिमम 2 ही करता है, तो इसका 2 होगा। लेकिन इसका मैक्सिमम वैलेंसी, अगर इसका पूछ दिया जाए मैक्सिमम वैलेंसी सल्फर का, सेलेनियम का, तो 6 बोलोगे, 2 नहीं बोलोगे। इसका 2 होगा। अब क्यों 2 होगा? तो केमिकल बॉन्डिंग इसका जवाब देगा। और ऐसे भी ऑक्सीजन का +2 से ज्यादा होता नहीं, सल्फर का +6 होता है मैक्सिमम, याद है ना, सल्फर का मैक्सिमम 6 होता है, इसीलिए इसका 6 हो जाएगा। जैसे H2SO4 में देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? x - 8 + 2, x इक्वल टू क्या होता है? 6 होता है। तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है, इसलिए मैक्सिमम वैलेंसी 6 होगा, 2 नहीं बोलना है। अगर बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन का, तो इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1। लेकिन मैं तुमसे पूछूं मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, नहीं, फ्लोरीन का ऑलवेज 1 होता है। क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का मैक्सिमम वैलेंसी मैं पूछूं तो 7 बोलोगे तुम, मैक्सिमम वैलेंसी। क्योंकि क्लोरीन जो है वो +1 बॉन्ड भी बनाता है, 3 बॉन्ड भी बनाता है, 5 बॉन्ड भी बनाता है, 7 बॉन्ड भी बनाता है। ICl7, यहाँ आयोडीन जो है 7 बॉन्ड बनाया, x - 6 = 0, x इक्वल टू HClO4। यहाँ आयोडीन जो है, क्लोरीन जो है 7 बॉन्ड बनाया है। अब बॉन्ड कैसे बना दिया है वो तो मैं केमिकल बॉन्डिंग से सिखा दूंगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट कर दे रहा हूं। आयोडीन का देखो 7 आ गया, इसीलिए 7 बोलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वैलेंसी, अब ये सोच लो कि यहां पर अब हम बात करते हैं इनर्ट गैस का, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अब इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8, और वैलेंसी कितना आ गया? 0, क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट है। लेकिन जेनॉन का तुमसे पूछा जाए Xgf4 का, तो ये जेनॉन का x - 4 8 = 0, x इक्वल टू +8। इसका मतलब जेनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, तो इसका वैलेंसी 8 हो जाएगा। लेकिन जेनॉन का केवल होगा, बाकी का नहीं होगा, क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। जेनॉन का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है Xgf4, और जेनॉन ऐसा एक कंपाउंड है जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है +8 से कहीं ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आउटर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, इसलिए 8 से ज्यादा वो शेयर कहीं नहीं कर सकता है, इसीलिए मैक्सिमम 8 आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 8 आएगा। चलो, तो ये है तुम्हारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से हमने वैलेंसी रिलेट कर दिया।
ओके, कुछ कुछ डाउट है वो लेते हैं हम।